हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन फिफ्थ वीडियो ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो क्लास 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोग आज बात करेंगे कुछ न्यू रूल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने आपको आफ-बाउ प्रिंसिपल के बारे में बताया था और उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग कुछ रूल और आगे डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि N+L रूल क्या होता है। तो चलिए N+L रूल के बारे में पहले बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ और रूल हम आपको बताएंगे। आज हमारा कोशिश होगा कि हम आज इस चैप्टर को यहीं पे बाइंड अप कर दिया जाए और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। तो N+L रूल में हमें ये बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में सबसे पहले फिल किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ N+L वैल्यू के अकॉर्डिंग फिल किया जाता है, जिसमें N क्या बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है और L यहाँ पे जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर को बताता है। तो इस तरह N+L रूल से हमें पता चलता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ N+L वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है। तो ऑर्बिटल फील्ड इन increasing order of N+L वैल्यू के अकॉर्डिंग फिल किया जाएगा। जैसे अभी हमने बताया था 1s 2s 2p 3s, इस तरह एनर्जी ऑर्डर बताया था जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते थे। अब यहाँ पे N क्या है, तो ये जो वैल्यू लगा है S के पहले वो N को रिप्रेजेंट करता है और ये L को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम N+L वैल्यू निकालें तो N+L वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, N इक्वल टू यहाँ 1 हो गया और L इक्वल टू क्या हो गया यहाँ 0। ठीक है, हमने बताया था कि ऑर्बिटल के लिए sp-df ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू बताया था। S के लिए L की वैल्यू 0 होता है, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होता है। ठीक है, तो इस तरह हमें ये लर्न रखना पड़ेगा कि S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होगी, P के लिए क्या होगी, D के लिए क्या होगा और F के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे S के लिए L की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से N+L की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। इस ऑर्बिटल में अगर निकालेंगे तो N की वैल्यू यहाँ 2 है और L की वैल्यू 0 फिर से हो गया क्योंकि S है, तो यहाँ पे N+L की वैल्यू आ गया 2। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू यहाँ पे P के लिए 1 होता है। ठीक है, P के लिए L की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे 3 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 ऐसे आपको N+L की वैल्यू मिल रहा है। तो लोअर N+L की वैल्यू होगी जिसकी, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर बड़े वाले N+L वैल्यू वाले में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। तो इस तरह यहाँ से हमें पता चलता है कि ऑर्बिटल फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ N+L वैल्यू। ठीक, तो इस तरह हमें ये रूल क्या बताता है, ये रूल हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिटल में जाएगा। तो जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू कम होगी उसमें पहले जाएगा और जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें बाद में जाएगा। तो अगर जैसे क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ ले कि विच ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट, ठीक है, विच ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट, ठीक, कौन सा ऑर्बिटल पहले फील्ड किया जाएगा, 4s या 3d। ठीक, 4s और 3d में से कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल किया जाएगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे N+L वैल्यू निकाल लेते हैं। N की वैल्यू क्या है, 4 है यहाँ पे 4s में और L की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया N+L की 4। अब इसमें चेक कर लेते हैं, यहाँ पे N की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे N+L की वैल्यू क्या मिल गया, N+L की वैल्यू 5 है और यहाँ पे N+L की वैल्यू 4 है। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा। तो इस तरह आपको 4s ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू क्या मिला, 4 और 3d ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू क्या मिल रहा है, 5। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा,
तो 4s में जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 4s ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट, ठीक है, यानी 4s ऑर्बिटल पहले फिल किया जाएगा, यानी पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा और बाद में फिर किसी दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये तो हुआ कि हम n+l की वैल्यू देख के बता सकते हैं कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरा मान लीजिए अगर दोनों ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाए, तब कैसे बताएंगे? तब हमें बताना है कि जिस ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू कम होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा। ऐसा तब करेंगे जब n+l दोनों ऑर्बिटल के लिए सेम वैल्यू दे, ठीक। तो जब दोनों ऑर्बिटल के लिए n+l सेम वैल्यू देगा तो आपको फिर ध्यान रखना है कि जिसके लिए n की वैल्यू कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में फिल किया जाएगा। तो फॉर इक्वल n+l वैल्यू the orbital will filled with lower value of n, ठीक है। तो अगर मान लीजिए n+l की वैल्यू दोनों ऑर्बिटल के लिए अगर इक्वल आ जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? द ऑर्बिटल विल फिल्ड विथ लोअर वैल्यू ऑफ n, यानी ऑर्बिटल जिसके लिए n की वैल्यू कम होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, यानी पहले वो वाला ऑर्बिटल फिल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 4d और 6s ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 4d में n+l की वैल्यू निकालते हैं तो n की वैल्यू तो 4 है और d की वैल्यू क्या आएगा? 2, तो ये मिलके हो गया 6। और यहाँ 6s में अगर n+l की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से n की वैल्यू 6 है और l की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया 6। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे n+l की वैल्यू दोनों में क्या है? दोनों ऑर्बिटल में 4s और 6d दोनों ऑर्बिटल में n+l की वैल्यू सेम है। तो अब आपको यहाँ पता करना है कि इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा। तो हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम हो, n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल किया जाएगा। तो इस तरह 6 और 4 में से छोटा कौन सा है? 4 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा, ठीक है। यानी पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया जाएगा? 4d ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा और उसके बाद फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 6s ऑर्बिटल में जाएगा। तो इस तरह हमें देखना होगा n+l रूल के हिसाब से कि n+l रूल हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले दो ऑर्बिटल में से किस ऑर्बिटल में पहले जाएगा। तो इस तरह ऑफ बाउ प्रिंसिपल से ही रिलेटेड एक तरह का ये हो गया रूल। तो इसमें फर्स्ट हमें ये चेक करना है कि n+l वैल्यू किसके लिए कम है। तो जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगा उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। और अगर मान लीजिए n+l की वैल्यू दोनों के लिए सेम है तो फिर हमें ये देखना है कि किस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू कम है। तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। तो ये हुआ हमारा n+l रूल। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। तो बच्चों n+l रूल जानने के बाद कुछ टॉपिक अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन हम आपको नहीं बताए थे, ठीक है। तो चलिए पहले एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो रूल हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे। तो एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन में आपको पता होना चाहिए कि जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल किसको मानते हैं? जैसे d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 होता है। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है डी में तो उसको हम क्या मान लेंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। उसी तरह एफ में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल को दिखाते हैं, ठीक है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल में क्या होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जितना ज़्यादा होगा वो उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल में एनर्जी इसका लोअर एनर्जी होता है, और लोअर एनर्जी होता है तो इस मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा या हायर स्टेबिलिटी। ठीक, तो इस तरह हाफ फील्ड ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है और एनर्जी लो होने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी हाई होती है। उसी तरह फुल फील्ड ऑर्बिटल, जैसे डी के अंदर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन हो, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये क्या बताते हैं, ये फुल फील्ड ऑर्बिटल को बताते हैं, ठीक है। ये फुल फील्ड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फुल फील्ड ऑर्बिटल में क्या होता है, फुल फील्ड ऑर्बिटल में भी लोअर एनर्जी होता है और इस तरह ये भी स्टेबिलिटी हाई होता है, ठीक है। तो लोअर एनर्जी की वजह से स्टेबिलिटी हाई होता है और ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल दोनों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे और उन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर अच्छा, अब ये स्टेबिलिटी आता क्यों है, तो स्टेबिलिटी का जो कारण है वो दो वजहों से होता है। यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल बनते हैं जब, तो वो दो वजह से ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। एक पहला, अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी किस वजह से होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज की वजह से भी होती है, ठीक है। तो एक्सचेंज एनर्जी, यानी एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो कुछ एनर्जी को रेडिएट करता है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो वो ज़्यादा स्टेबल रह सकता है, यानी एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी के दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि उनमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उन ऑर्बिटल में, और दूसरा रीज़न ये है कि उनकी एक्सचेंज एनर्जी की वजह से भी वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एलिमेंट का। तो इस तरह यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा, तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो जान लेते हैं हम लोग एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करना सीखे थे। अब उस कॉन्फ़िगरेशन में जैसे अगर मान लीजिए हमने आपको बताया था पोटेशियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। 2 to 4 10 और ये 12 और यहाँ से आपका आ गया 18 19। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन था। तो इस तरह भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन इसका हम इस तरह से भी लिखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तक 10 हो गया, ठीक है, ये 10 दिखा दिया हमने यहाँ तक। अब ये लास्ट का हम केवल ऑर्बिटल लिखेंगे। लास्ट का ऑर्बिटल क्या है, 4s। तो यहाँ तक तो हम 10 दिखा दिए, यानी नियरेस्ट जो उसका इनर्ट गैस होगा। आपको इनर्ट गैस के बारे में हमने बताया होगा, इनर्ट गैस कौन कौन से हैं,
तो इनर्ट गैस हमारे पास, इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 क्या है हमारे इनर्ट गैसेज हैं। और इस तरह दूसरे एलिमेंट भी इनर्ट गैसेज की तरह बनना चाहते हैं, तो इस तरह इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसका हीलियम का तो 2 हो जाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। नियॉन का 10 एटॉमिक नंबर है तो 2 और 8। ठीक है, उसी तरह 2, 8, 8 ऐसे इसका कन्फिग्रेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। तो 10 इलेक्ट्रॉन किस में है, नियॉन में है। तो यहाँ तक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन Ne लिख सकते हैं। ठीक, Ne, और लास्ट वाला फिर लिखेंगे, बीच वाले को दिखाने की फिर ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड हो जाता है कि बीच में भी कुछ यहाँ से यहाँ तक आने के बीच में भी कुछ पड़ा होगा, और उनको हम इस तरह केवल दिखा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हमें इस तरह से दिखाना होता है, और इस तरह हम लिखेंगे आगे। अभी जब भी जो अभी हम बताएंगे आपको एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन, उसमें हम इसी तरह इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन दिखाएंगे। ठीक है, तो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन डायरेक्ट हम लिखना यूज करेंगे, और इसको हमने अभी आपको बताया, जिसमें आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी कन्फिग्रेशन लिखा जाएगा उसमें नियरेस्ट उस एलिमेंट का जो नियरेस्ट एटॉमिक इनर्ट गैस होगा उसके एटॉमिक नंबर के आसपास, उसको हम वहाँ तक लिख लेंगे। और फिर बीच में जो ऑर्बिटल छूटा भी रहेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसके साथ जो इनर्ट गैस है उसके बाद हम सीधे वैलेंस शेल ऑर्बिटल ही लिखेंगे। बाकी जो बीच में ऑर्बिटल छूटा रहेगा उसको उसमें इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ आप समझ लेंगे। तो इस तरह एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन में हम सबसे पहले यहाँ एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उसका जो एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन है उसको लिखेंगे। और यहाँ पे हम उसका एक्चुअल कन्फिग्रेशन लिखेंगे जो होना चाहिए, एक्चुअल कन्फिग्रेशन। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं कॉपर का, क्रोमियम का। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, आप सबको पता होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने बताया भी है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रोमियम का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर उसके बाद आता है 4s, 4s2, 3d4। ठीक है, ये आप जोड़ लीजिए इलेक्ट्रॉन, 4, 6, 10, और ये 12, 6, 18, 18, 20 और 4, 24। तो इस तरह 24 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग ऑर्बिटल में हो गया। अब यहाँ पे ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी करेक्ट फॉर्म में नहीं लिखा गया है, ये करेक्ट फॉर्म हमने ये बताया भी था, और इसकी ऑर्डर एनर्जी का ये ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, 4s को लास्ट में कर देंगे और 3d3 वाले सभी ऑर्बिटल को एक साथ हम लिखेंगे। फिर भी तब भी ये सही नहीं होगा, इसमें ये होता था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, इसको चलिए पहले हम यहीं पे चेंज कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम बताए हुए हैं आपको पिछले वीडियो में। तो इस तरह 4s और ये 4s2 यहाँ पे है। तो आपको अभी हमने बताया कि अगर मान लीजिए ये d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर लेता है, d5 कर लेता है, यानी आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और अपने अंदर वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ताकि उसकी ऑर्बिटल कैसी हो जाए, हाफ फील्ड हो जाए। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, लो हो जाती है। ऐसा करते समय उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोअर एनर्जी उसका हो जाता है, और लोअर एनर्जी जिस ऑर्बिटल का जिस इलेक्ट्रॉन का होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इस लोअर एनर्जी की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए ऐसा ये
करता है ज़्यादा स्टेबल होने के लिए। तो इस तरह यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये कन्फिग्रेशन हो गया क्रोमियम का। ऐसा एक्सपेक्टेड तो हमसे ये है, ये हमने एक्सपेक्ट किया है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्या होगा? हाँ, पहले हम इसका डायरेक्ट हम इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन भी लिखेंगे। आपको हमने बताया कि यहाँ तक हम क्या यूज करेंगे, यहाँ तक हम इसमें यूज करेंगे जैसे ये 2 to 4 10 और ये 12 6 18, यहाँ तक हम लिख सकते हैं 18, ठीक है। तो यहाँ हम इसको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्गन को। 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है? आर्गन का। तो इस कन्फिग्रेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं AR मतलब आर्गन, और लास्ट वाला ये लिख देंगे 3D4 and 4S2। तो चाहे इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह या इस तरह दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन तो ये है, लेकिन एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्या होगा? एक्चुअल होगा आर्गन का। ये यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि ये 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के किस में आ जाएगा? 3D में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3D5 and 4s1। तो ये एक्चुअल कन्फिग्रेशन होगा क्रोमियम का, ठीक है। क्रोमियम का एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन ये है, ये हम कर रहे हैं, लेकिन ये 4s से 1 इलेक्ट्रॉन 3D ले लेता है। ऐसा वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए करता है। उसके बाद अगर कॉपर की बात करें 29 होता है। अब इसका हम डायरेक्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन ही लिखेंगे AR, और लास्ट में इसका 3D9 and 4s2, ये होता है कन्फिग्रेशन इसका। ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा हम करते हैं, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही D में 9 इलेक्ट्रॉन आता है, ये भी अपने आप को फुल फिल करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 4s से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इस तरह करके वो अपना स्टेबिलिटी हायर कर लेता है। क्योंकि फुल फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है? लेस होती है। और ऑर्बिटल स्टेबल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और दूसरा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी उनमें होता है। इसीलिए हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसका एक्सपेक्टेड तो ये है। एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्या होगा? AR 3D9 and 9 को क्या कर देंगे यहाँ 10, ठीक है। S में से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 4s1, ठीक है। तो वो ये करेक्ट कन्फिग्रेशन है। एक्चुअल कन्फिग्रेशन ये होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ऐसा है, ठीक है। ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये होगा सही एक्चुअल वाला, ठीक। तो जब भी आपको कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा जाएगा, तो आप यही वाला सही लिख के दिखाएंगे, ये वाला गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन जो हम बता रहे हैं, ये एक तरह से रॉन्ग है, ऐसा नहीं लिखना है इन एलिमेंट का, जो एलिमेंट हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस तरह क्रोमियम और कॉपर का कन्फिग्रेशन हमने आपको बताया, और ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था। अब हम लोग आगे बात करते हैं नायोबियम की, ठीक है। इसका सिंबल है Nb, ठीक है। इसका अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर इसका 41 है, और इसको बोलते हैं नायोबियम, ठीक है। इसका नाम क्या है? नायोबियम, ठीक। तो नायोबियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए, एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन जो इसका है, वो कन्फिग्रेशन है Kr, क्रिप्टन आ जाएगा आगे, ठीक। Kr 4D3 and 5s2, ठीक। ये एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन है, लेकिन इसका एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्या होगा? ये आप 3D ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5s से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाता है। अब ऐसा किस लिए करता है? ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए करता है ऐसा। यानी जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कुछ एनर्जी लूज करता है, और लूज करता है तो उसकी एनर्जी कम होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह ये इसका एक्चुअल कन्फिग्रेशन कैसा होगा? 4D4 and 5s1, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल कन्फिग्रेशन है नायोबियम का, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग मॉलिब्डेनम की।
तो नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम, इसका सिंबल क्या है, MO है, इसका एटॉमिक नंबर है 42, ठीक। तो 42 एटॉमिक नंबर है, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन होना चाहिए इसका यही 4D4 एंड 5S2, ये एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन है। तो अब आप देख रहे हैं कि जब D में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे D में 3 ही था, तब भी ये खींच लिया इधर से। अब ऐसा अपने आप को स्टेबल करने के लिए किया। ये कन्फिग्रेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यही कन्फिग्रेशन जो एक्सेप्शन वाले हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे मॉलिब्डेनम में 4D4, अब इसमें D में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि D में अगर 4 या 9 होता है तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेके वो 5 या 10 कर लेता है, यानी हाफ या फुल फील्ड ऑर्बिटल बना लेता है। इस केस में नायोबियम में तो हाफ फील्ड भी नहीं हो रहा है ऑर्बिटल, फिर भी ऐसा ये कर रहा है, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखने पड़ेंगे एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसका एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो ये एक्चुअल कन्फिग्रेशन Kr क्रिप्टन D5 हो जाएगा और यहाँ 5S1 रहेगा, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल कन्फिग्रेशन, यानी मॉलिब्डेनम का जब कन्फिग्रेशन आपसे पूछा जाए तो आप ये वाला कन्फिग्रेशन बताएंगे, ठीक। तो अब उसके बाद हम लोग मॉलिब्डेनम के बाद अब रुदनियम, ठीक है, Ru, रुदनियम नेक्स्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 44, ठीक है। तो इस तरह रुदनियम का अगर एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन देखें तो इसका एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन होगा Kr 4D6 एंड 5S2, ये एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन होगा इसका। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 4S जो इलेक्ट्रॉन है, ये 4S में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें 6D में आ जाता है। अब ऐसा करने से इसका ना तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो रहा है, ना ही फुल फील्ड हो रहा है, फिर भी ये ऐसा करता है क्योंकि ये स्टेबिलिटी पाना चाहता है और उसके लिए ऐसा ये कर रहा है। तो इसलिए इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जिन एलिमेंट को हम यहाँ बता रहे हैं ये सभी एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है। तो इस तरह यहाँ D में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस तरह ये रुदनियम में ऐसा कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगा, ये वाला करेक्ट कन्फिग्रेशन है। अब रुदनियम के बाद हम लोग बात कर लेते हैं रोडियम की, ठीक। रोडियम, इसका एटॉमिक नंबर हम देखें तो रोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो इसका 45 एटॉमिक नंबर है, ठीक। तो 45 एटॉमिक नंबर है, आपको एलिमेंट मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल में। अब इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा Kr, यानी क्रिप्टन तक तो आएंगे ही, इनर्ट गैस है क्रिप्टन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आना ही आना है। अब क्रिप्टन के बाद, यानी ये कन्फिग्रेशन जो हम डायरेक्ट क्रिप्टन लिख दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिप्टन का जो एटॉमिक नंबर है वहाँ तक आपको करना भी है, 1s 2s 2p ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस ले लेगा, इसीलिए हम इस इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से क्रिप्टन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से बात करेंगे, क्रिप्टन के बाद लिखेंगे यहाँ 4D7 एंड 5S2, ठीक। ये इसका एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन है, लेकिन इसका एक्चुअल कन्फिग्रेशन जो होगा रोडियम का, वो एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्या होगा, फिर से यहाँ से आपको दिखेगा कि ये S से 1 इलेक्ट्रॉन चला आ रहा है D में, तो ये हो जाएगा 4D8 एंड 5S2, ये इसका एक्चुअल सही कन्फिग्रेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा PD, पैलेडियम बोलते हैं इसको, और इसका एटॉमिक नंबर है 46, ठीक। 46 एटॉमिक नंबर है। अब आपको दिखेगा कि इसका जो एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन है वो 4D8 एंड 5S2, ये इसका एक्सपेक्टेड कन्फिग्रेशन है। लेकिन इसका एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो PD का एक्चुअल कन्फिग्रेशन होगा 4D10 एंड 5S0, ठीक है। यानी ये S का दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की तो छोड़िए, दोनों इलेक्ट्रॉन S का ले रहा है। अभी तक तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, लेकिन पैलेडियम जो है वो ऐसा एलिमेंट है
कि वो s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन को d में ले रहा है और ऐसा करके वो अपने आप को स्टेबल कर रहा है, तो इस तरह पैलेडियम s के दोनों इलेक्ट्रॉन को छीन ले रहा है। इसलिए पैलेडियम को हम पीरियोडिक टेबल में गुंडा एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह ये पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट माना जाएगा। तो चलिए कुछ और एलिमेंट हैं उनको भी देख लेते हैं कि उनका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे अगर हम मान लीजिए बात कर ले सिल्वर की, ठीक है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर है 47। अब सिल्वर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसका जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो सिल्वर का हो जाएगा यहाँ क्रिप्टॉन, और ये 4d9 एंड 5s2, ठीक, ये सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। लेकिन उसका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं होता है। इसका सही कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा Kr यानी क्रिप्टॉन 4d10 एंड 5s1, ठीक, ये कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो ये आपको अगर सिल्वर का अगर करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखने को पूछे तो आप ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है प्लेटिनम। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल माना जाता है, और इस तरह प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर है 78 और इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है यहाँ Kr नहीं होगा अब इसमें, ठीक है, इसमें जेनॉन होगा, ठीक है, क्रिप्टन के बाद जेनॉन आता है। तो उस तरह जेनॉन यहाँ पे हम लिखेंगे। जेनॉन तक आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर सकते हैं 1s 2s में, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से और उसके बाद लास्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उसका उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है उस गैस को हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर डायरेक्ट उसके वैलेंस शेल जो ऑर्बिटल है उसको यहाँ दिखाएंगे साथ में। तो इस तरह ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। हीलियम के बाद आर्गन का एटॉमिक नंबर, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ 10 है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। फिर आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये 6 इनर्ट गैस हैं। अब यहाँ पे क्रिप्टॉन का क्या हो जाएगा 36, फिर जेनॉन का क्या हो जाएगा 54, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 70, यहाँ 32 ऐड कर दीजिए, 32 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये 6 और यहाँ पे 5 3 8, तो ये 86 इसका रेडॉन का हो जाएगा। पहले में क्या करना है आपको यहाँ निकालने के लिए, शुरू के अगर 2 एलिमेंट याद है तो आप आगे के एटॉमिक नंबर आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे 8 प्लस करना है, फिर यहाँ से यहाँ 8 प्लस करना है, फिर यहाँ से यहाँ 18 प्लस करना है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ 18 प्लस करना है, और फिर यहाँ से यहाँ 32 प्लस करना है। यानी 8 8 2 बार, 18 18 2 बार और 32 एक बार। तो इस तरह आपको एटॉमिक नंबर आपको नेक्स्ट एलिमेंट आगे तक के एलिमेंट का मिल जाएगा। तो इस तरह ये एटॉमिक नंबर में आप देख रहे हैं कि जेनॉन क्या हो गया 54 तक ऐसे हो गया, यानी 78 एटॉमिक नंबर है। इसका नियरेस्ट क्या होगा 54 होगा, क्योंकि 86 तो 78 से ज़्यादा हो जाएगा। तो प्लेटिनम का जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है वो 54 यानी जेनॉन वाला होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जेनॉन लिख दिया, और बाकी उसके बाद लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका वो हम दिखा देंगे। तो लास्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा लास्ट ऑर्बिटल में वो क्या होगा 4f14 5d8 एंड 6s2, ये इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है प्लेटिनम का। लेकिन इसका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं माना जाता है। इसका जो सही कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है 4f14 5d9 एंड 6s1, ठीक है। 6s से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के d में आ जाता है और यही कॉन्फ़िगरेशन इसका सही माना जाता है। उसके बाद लास्ट एलिमेंट है जिसका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमें देखना है, वो है हमारा गोल्ड, ठीक है। सिंबल इसका Au है और एटॉमिक नंबर इसका 79 है।
तो अब आप देख रहे हैं 79 एटॉमिक नंबर है, तो बताइए कौन सा नियरेस्ट गैस होगा इसका? ये 54 वाला ही होगा, क्योंकि 86 आगे निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जेनॉन ही, इसमें भी हम इनर्ट गैस यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनर्ट गैस। अब इसका आउटर मोस्ट शेल का कन्फिग्रेशन लिख लें, तो ये हो गया 4F14 5D9 एंड 6S2। ठीक, ये हो गया इसका इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन एक्सपेक्टेड। अब एक्चुअल, एक्सपेक्टेड वाला तो सही होगा नहीं, तो एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए इसका? ये होना चाहिए 4F14 5D10 एंड 6S1। ठीक है, S से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल के D में चला गया। अगर D के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन लेके D5 कर लेता है, और अगर D के पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेता है? D10 कर लेता है। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है। ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और ये कैसा हो जाता है? ये फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जाता है। ठीक, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और इसलिए हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से दिखाते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शनल एलिमेंट थे, और इन एक्सेप्शनल एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग होर्न्स रूल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये नया रूल है जो हमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को बताता है। ठीक है, यानी होर्न्स रूल हमें ये बताता है कि हम ऑर्बिटल में तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे। pdf ऑर्बिटल के लिए है, s ऑर्बिटल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। d सबसेल में आपको 5 ऑर्बिटल हमने बताया था। ठीक है, उसके बाद f सबसेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो किस pdf ऑर्बिटल में जब हम करते हैं तो उस समय हमें पहले क्या करना होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में डालना होता है, और फिर अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो फिर हम उसके पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हम ऑर्बिटल में करते हैं, इसी के बारे में हुन्स नाम के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने रूल दिया था जिसको हम लोग हुन्स रूल के नाम से जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, पूरा इसको हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हुन्स ने क्या बताया? नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग takes place in pdf। ठीक है, pdf ऑर्बिटल्स। ठीक, तो इस तरह नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन pdf ऑर्बिटल until each orbital in the given subshell ठीक है, in the given subshell contains 1 electron having parallel स्पिन। ठीक, तो इस तरह ये रूल हमें बताता है कि नो पेयरिंग टेक्स प्लेस इन पीडीएफ ऑर्बिटल्स। पीडीएफ ऑर्बिटल में तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी जब तक ईच ऑर्बिटल इन द गिवन सबसेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन हैविंग पैरेलल स्पिन, यानी जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के साथ फिल नहीं कर दिया जाता।
तो यही जो है वो यहाँ से हमें हुन्स रूल से पता चलता है। अब जैसे इसमें हम एग्जाम्पल देख लें तो एग्जाम्पल में जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक एलिमेंट ले लें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7 है। इसके कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p, यहाँ 4 हो गया 3, ठीक है 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। तो s सबसेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ हम एक ऑर्बिटल को इस तरह रेक्टेंगुलर बॉक्स से ऑर्बिटल को दिखाते हैं। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको हम लोग px py और pz के नाम से जानते हैं। तो इस तरह यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, ठीक है। ये क्लॉकवाइज यानी पहले हम इसी तरह इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं इसको, क्लॉकवाइज, ठीक। यानी पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो ऑर्बिटल में स्टार्ट होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से स्टार्ट होती है और फिर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से फिल करते हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम उसकी पेयरिंग स्टार्ट करते हैं तब इस तरह दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे उसको हम ऐसे हाफ क्लॉकवाइज को इस तरह हाफ एरो से दिखाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज को जब हम दिखाएंगे तो इसको हम इस तरह इधर के नीचे की तरफ हाफ एरो से दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन ऑर्बिटल में करेंगे, इस तरह हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरह हाफ एरो से ही हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में दिखाएंगे। तो इस तरह आपको दिख रहा है कि 1s सबसेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 हैं। तो इस ऑर्बिटल के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, पहला इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज इस तरह भरा जाएगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इस एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा। जैसे अगर ट्रेन में है एक ही बर्थ है और 2 लोगों को एक ही बर्थ पे सोना है तो कैसे करेंगे, एक पैर और मुंह एक दूसरे के अपोजिट करके, यानी 69 के टर्म में इस तरह आप ऐसे ठीक है 69 के टर्म में इस तरह से रहेंगे और आराम से आप उस बेड पे एडजस्ट हो सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन भी है, जब उसके पास एक ही कमरा है तो उस कमरे में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अभी यहाँ पे हुन्स रूल काम नहीं कर रहा है, हुन्स रूल काम करेगा p, d और f ऑर्बिटल में। तो अभी p ऑर्बिटल में जब हम लोग फिलिंग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे उसकी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लिखा जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह ऑर्बिटल के अंदर फिल कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ p ऑर्बिटल में हम आ गए और यहाँ से हुन्स रूल वर्क करता है, यानी हुन्स रूल p, d और f ऑर्बिटल में वर्क करता है, ठीक है। तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रहने के लिए 3 हैं और कमरा भी 3 है। तो हमारा तरीका क्या, हम एक बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को पहले क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और रह जाएगा उसको यहाँ भेज देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। यानी ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि पहले हम क्या करेंगे, हर एक ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। जब p d f ऑर्बिटल दिखेगा तो उसमें पहले हम जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में पहुंचा देंगे, वो भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखिए इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हमने लिखा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरे ऑर्बिटल के अंदर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इस तरह 3 ही इलेक्ट्रॉन थे और तीनों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है तब उसकी हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे इसी में और वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ p में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और p ऑर्बिटल कितने होते हैं, p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया क्लॉकवाइज ऐसे, फिर दूसरा आ गया इसमें ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब ये इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में पहुंच चुके हैं। अब हम इनकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ इस ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया, ये 4th इलेक्ट्रॉन है, और जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा वो इस ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो ये 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया ये,
ठीक। तो इस तरह से हमें ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी होती है। उसी तरह अगर मान लीजिए डी में 7 इलेक्ट्रॉन है और डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक। तो इस तरह 5 ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, पहले क्लॉकवाइज सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हम पहुँचा देंगे और फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको उसमें उसको भरना है। पहले क्या रूल में लिखा है, यही ना कि पैरेलल स्पिन के साथ आपको एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में। तो ये एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन ये सभी एक दूसरे के पैरेलल है। तो एक दूसरे के पैरेलल हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले भरा जाएगा और फिर बचने पर इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसके फिर उसको फिल किया जाएगा। तो इस तरह 5 इलेक्ट्रॉन पैरेलल ऑर्बिटल में पहुंच चुके हैं एक एक। अब अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज पहले में आ गया, फिर 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस वाले ऑर्बिटल में आ गया। तो इस तरह सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर चले गए। पेयरिंग आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही स्टार्ट करना है और पहले आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भर देना है। तो यही हुन्स रूल हमें बताता है। तो इस तरह हुन्स रूल को हम यहाँ देख रहे हैं कि हुन्स रूल को हम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के नाम से भी जानते हैं। अब हुन्स रूल को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों कहते हैं, तो इसका मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहने का मतलब ये है, ऐसा हम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सीधे यहाँ लिख रहे हैं रीजन, बिकॉज ठीक है, बिकॉज आउट ऑफ वेरियस पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शॉर्ट में इसी लिख दे रहे हैं, ओनली दैट कन्फिग्रेशन इज करेक्ट फॉर विच the total spin value is maximum। ठीक है, यानी जितने भी आप कन्फिग्रेशन करेंगे उन सभी कन्फिग्रेशन में वही कन्फिग्रेशन करेक्ट माना जाएगा जिसके लिए स्पिन वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन में ही यहीं पे नाइट्रोजन में ही देख ले, अब स्पिन वैल्यू कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम स्पिन वैल्यू देख के निकालेंगे, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो स्पिन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह ये फर्स्ट ऑर्बिटल में अगर स्पिन वैल्यू निकाल लें इस वाले में, तो टोटल स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना है। अब आपको हम बताए होंगे कि स्पिन वैल्यू जब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसके लिए एस की वैल्यू +½ लिखते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसके लिए एस की वैल्यू, स्पिन की वैल्यू -½ लिखा जाता है। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं, और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से स्पिन वैल्यू निकलेगा। तो इसमें +½ +½ +½ ठीक है, यानी ½ +½ +½ अब ये आ गया 1 1/2। ठीक, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, इस ऑर्बिटल के लिए क्या मिला यहाँ पे, स्पिन वैल्यू +1/2 मिला। अगर मान लीजिए दूसरे तरीके से यही कन्फिग्रेशन होता, इस तरह से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते, यानी यहाँ तो ये S तो कम्प्लीटली फिल्ड होता। जब हम P की बात करें तो P में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। अगर इस तरह लिखा होता तो यहाँ से स्पिन वैल्यू क्या आ जाएगा, स्पिन वैल्यू यहाँ देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही तीनों हैं। ठीक, स्पिन वैल्यू हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के ही निकालेंगे। तो यहाँ से ये क्लॉकवाइज है तो इसके लिए +½ हो जाएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके लिए -½ लिखेंगे और फिर यहाँ +½ लिखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट करके केवल यहाँ +½ बचेगा, यानी स्पिन वैल्यू इसके लिए +½ आ रहा है। और अगर तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये S तो कम्प्लीटली इसी तरह फील्ड रहेगा, P में ही पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा। तो P ऑर्बिटल में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह एक ही
एक ही में आ जाए, दोनों ऐसे फिल कर दें। तो अब यहाँ पे स्पिन वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो यहाँ स्पिन वैल्यू क्या आ गया, हाफ ही आ गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर आप ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के अंदर रखते हैं, तो ये वाला कन्फिग्रेशन सही नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए स्पिन वैल्यू क्या है, हाफ है। इस वाले ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए भी स्पिन वैल्यू कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके लिए है, इसके लिए, यानी ये वाला कन्फिग्रेशन सही है। यानी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑर्बिटल के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो इस रूल को हम लोग मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्यों कहते हैं, तो ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि आउट ऑफ द वेरियस पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ओनली दैट कन्फिग्रेशन इज करेक्ट फॉर ईच, द टोटल स्पिन वैल्यू इज मैक्सिमम। तो जितने भी कन्फिग्रेशन आप कर लें, जितने भी पॉसिबिलिटी आप यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल लें, आपका जो सबसे अच्छा कन्फिग्रेशन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वही वाला सही होगा, जिसके लिए टोटल स्पिन वैल्यू निकालने पर सबसे ज़्यादा मिले। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों पॉसिबिलिटी हमने संभावनाएं व्यक्त की कि इनमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर हम भरते हैं तो क्या ये सही नहीं होगा, तो हम कहेंगे हुन्स रूल के अकॉर्डिंग कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भरने से हमें टोटल स्पिन वैल्यू कितना मिल रहा है, यहाँ हाफ मिल रहा है, यहाँ भी हाफ मिल रहा है, सबसे ज़्यादा इस वाले में मिल रहा है। तो इस तरह ये वाला कन्फिग्रेशन सबसे ज़्यादा सही होगा, और इसीलिए हम इसको हुन्स रूल को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम हुन्स रूल हमें ये बताता है कि हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। यानी ये पी, डी और एफ ऑर्बिटल के लिए दिया गया रूल है, जिसमें पहले हमें इलेक्ट्रॉन को पी, डी, एफ ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज एक एक भरना है, और फिर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रह जाता है तो उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी पेयरिंग करना होता है।